इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और आज शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम गुजरे हुए फनकार। इस प्रोग्राम में खास तौर से हम जो जिक्र करते हैं वो अपने गुजरे हुए फनकारों का। इसके पहले हमने आपके सामने जिक्र किया था ओपी नैयर साहब का, उनके बारे में हमारी गुफ्तगू हुई और आप लोगों ने उसे काफी पसंद भी किया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के संगीत जगत की बहुत ही खास हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो हैं मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी के ऊपर बात करने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ रब साहब, और इनके साथ आज हम यादें ताज़ा करेंगे मदन मोहन साहब की, उनकी फिल्मों की। आरिफ साहब, एक बार फिर मुलाकात हमारी इसी चैनल पे और इसी प्रोग्राम में गुजरे हुए फनकार में, और आज हम बातें करेंगे मदन मोहन साहब की। तो मैं चाहूंगा कि नाजरीन कराम को आप मदन मोहन जी के बारे में कुछ बताएं कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, कब वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। देखिए, जहाँ तक उनकी बायोग्राफी का सवाल है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। और दर हकीकत जो यानी उनकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि वो जो है 1924 में जी बगदाद में पैदा हुए जी, और वो ब्रिटिश कॉलोनी का दौर था इस दौर में वो पैदा हुए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो पंजाब की भी, तो बहरहाल वो एक अपनी जगह है, समझिया। लेकिन उनके वालिद का फिल्मी यानी बॉलीवुड फिल्म से, उस जमाने में बॉलीवुड नहीं होता था, तो हमारा कलकत्ता में ही जो ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो उससे बड़ा गहरा ताल्लुक था। और कई फिल्मी जो कंपनीज होते थे उस जमाने में, उस जमाने जो है ना उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक था। अच्छा। एक इनके प्रोफेशन के बारे में फिल्मी दुनिया में आने से पहले कहा जाता है कि ये फौज में मुलाजिम थे। और इसकी जो यानी मिसाल उन्होंने दी, मिसाल कायम भी की वो फिल्म हकीकत में। तो इंशाल्लाह हम उसको आगे हम गुफ्तगू में उसको लाएंगे। तो आदमी जिस प्रोफेशन में होता है ना, तो उसकी छाप उसके जहन पे होती है और वो बहुत ही सर चढ़ के बोलती है। तो वो चीज फिल्म हकीकत में उन्होंने दिखाया और बहुत ही कामयाब तरीके से दिखाया। बेशक बेशक। तो जब फिल्मी दुनिया में वो आए जी, तो कहा जाता है कि दरअसल हीरो बनने के लिए आए। हाँ। और फिल्मी दुनिया की एक बड़ी अजीब कहानी है। आदमी जो बनने के लिए आता है वो होता नहीं है, जो होता है जो करना चाहता है वो वक्त और हालात जो है वो उनकी ख्वाहिश को एक दूसरा रूप देते हैं, करवा देते हैं। तो ये बहुतों के साथ ये हुआ है। अगर इस लिस्ट में जाए, बड़ी बड़ी तवील लिस्ट है, वो भी आए थे सिंगर बनने, उनको गीतकार बना दिया गया। बिल्कुल। आदर खान साहब हीरो बनने के लिए आए थे, उनको राइटर बना दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी वो जो तस्कीन अदाकारी वाली तस्कीन है वो फिल्मों में कैरेक्टर करके जो उसको मुकम्मल, तो ये चलता रहता है, समझिए। लेकिन जब पहले उनका जो दौर है, शुरू का जो दौर है, उनकी जितनी भी यानी फिल्में थी, ये बदनसीबी कहिए या हालात, यानी कि जिस फिल्म में उन्होंने म्यूजिक दी, उनकी म्यूजिक तो बोलती रही लेकिन फिल्म कामयाब नहीं। और उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं जाके म्यूजिक पे भी पड़ा, क्योंकि संगीत उनका शुरू से ही हमेशा से ही बहुत ही शानदार रहा। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि म्यूजिक का और फिल्म का चोली दामन का साथ होता है, तो म्यूजिक कामयाब है तो फिल्म जो है वो भी कामयाब हो जाती है, और अगर फिल्म नाकाम हुई तो म्यूजिक भी नाकाम हो जाती है। ये ऐसा बहुत सारी फिल्मों के साथ हुआ है। जी। तो बहरहाल 1960 तक तो मामला
चलाऊ वाला मामला रहा, समझिए आप। लेकिन 1960 के बाद से जो है ना उनकी जिंदगी में तब्दीली आई जी, मदन मोहन साहब की जिंदगी में। अच्छा, फिर वो जब आए थे तो डायरेक्ट फिल्म म्यूजिक की फील्ड में आए थे, म्यूजिक डायरेक्टर दाखिल नहीं हुए। वो पहले तो सी रामचंद्रा को असिस्ट किया और फिल्मी मौसीकी के बारे में जो है उसके जो नोक पलक हैं, उसके जो निकात हैं, उससे पहले वक्फियत की। जब यह महसूस किया कि भाई अब मुझे अदाकारी में कोई मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि मौसीकी से बड़ा इनका जो है ना लगाव था। मदन मोहन साहब के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअली वो जिस तरह से दूसरे हमारे इंडस्ट्री के जो मौसीकार थे वो बाकायदा सीखे हुए मौसीकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया उपनैयर साहब की कि वो गॉड गिफ्टेड थे। जी बिल्कुल। उनके अंदर खुदा ने शायद वो चीज डाल दी थी कि वो किसी भी धुन को अगर हाथ लगाते थे तो उसका जो रंग रूप सामने आता था वो तो हमेशा एक मेमोरेबल, एक यादगार हो जाता था। और मदन जी, इनका भी जो अगर बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कुछ वैसा ही है कि ये सीखे हुए नहीं थे, लेकिन जब ये मिलिट्री में थे जी तो वहां पर जो प्रोग्राम्स होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे, तो उसमें जो है ना ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और सब इनके जो आवाज को और इनके जो है ना बिहेवियर को, यानी म्यूजिकल जो सेंस है उसको सराहते थे। ये बिल्कुल। तो वो चीज यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम आई, लेकिन देखिए आप उजागर करने के लिए उनको सी रामचंद्र साहब को चाहिए। दोनों चीजें वाइस वर्सा थी, क्योंकि आर्मी में जो म्यूजिक का जो होता है स्टाइल वो और है इसी में प्यार की आबरू, और तो ये जो फर्क है, ये जो फाइनेसी है, तो ये चीज तो मैं कहूंगा कि ये तो बस ऊपर वाले का जो है वरदान था। सही है। तो वही आ रहा था, है इसी में प्यार की आबरू के मुकाम पर आ रहा था। तो जब 1960s में फिल्म अनपढ़ रिलीज हुई तो वहां से इनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला जी। तो जिसमें अभी आपने कहा कि इसका एक वाकया मुझे याद आता है। अच्छा, ये सारे वाकया जो है ये जाहिर है कि निजी तौर पर गोके में बॉम्बे इंडस्ट्री में बहुत अरसा गुजार चुका, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फनकार से निजी तौर पर जो है ना हमारी मुलाकात हुई। लेकिन शमा के हवाले से ये जो चीजें मुझे मिलती रही उसके हवाले से मैं बात करता हूँ हमेशा। तो ये जो गजल नुमा गीत, फिल्मों में तो जो है ना गजल भी तो गीत ही यानी तारीफ में आता है, लेकिन मदन मोहन ने गजलों को बहुत ज्यादा कंपोज किया और इसीलिए उनको बॉलीवुड का गजल कंपोजर के यानी शहंशाह गजल उनकी वो शनाख्त वैसे ही बन गई थी कि गजलों के कंपोजर। तो अनपढ़ की जो यानी धुन बनी, लता मंगेशकर जी को जब बुलाकर उन्होंने, और वो दरअसल जो है ना राग भैरवी में उन्होंने कंपोज की थी उसको, तो है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं। तो जब लता जी गाने के लिए बुलाई गई और रिहर्सल कर रही तो उसी वक्त लता जी ने कहा कि मदन ये धुन तुम्हारी। अच्छा, लता जी का और मदन मोहन का बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक रहा है फिल्म इंडस्ट्री में गीतों के ताल्लुक से। तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि ये गीत, ये जो तुम्हारा नंबर है, म्यूजिकल नंबर है, ये तुमको नेम एंड फेम क्रिएट करेगा। ये लता जी के वर्ड। अब उसके बाद जो है ना ये जब इसका ऑडियो रिलीज हुआ, जाहिर है कि सभी सुनते रहे, तो एक बार जो है ना नौशाद साहब के कानों पर भी जो है ना उधन गई। जी। तो नौशाद साहब ने, उनके जो असिस्टेंट है मोहम्मद शफी नौशाद साहब के, उनसे पूछा कि भाई ये कौन है जो ये धुन बनाया है? तो बोले साहब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो है ना उतने नामवर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, लेकिन मदन मोहन नाम से जो है ना फिल्मों में आए हैं और कुछ फिल्में करी हैं। तो बोले कि यार ये धुन सुनने के बाद तबीयत कर रही है कि उनसे मुलाकात करूं। तो मोहम्मद शफी साहब ने जो है ना मदन जी से फोन पर कहा कि नौशाद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मदन साहब ने कहा कि भाई कब आऊं? तो नौशाद साहब ने कहा कि नहीं भाई आप नहीं आएंगे, क्योंकि इश्तियाक मेरा है तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन फिर भी मदन मोहन जी के उनके लिए जो एक रेस्पेक्ट था नौशाद साहब के, बोले कि नहीं सर मैं आऊंगा। तो जब नौशाद साहब के घर गए, मुलाकात हुई, बातचीत जो होने के बाद में, देखिए बड़े लोगों की जो बात होती है वो अपना एक अलग ही मुकाम रखती है। बिल्कुल। तो अच्छा, फिराक दिली का आलम देखिए आप। नौशाद साहब ने कहा है कि मदन तुमने ये जो धुन बनाई है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। तो ये जो हरकतें जो करवाए थे वो, तो बोले कि राग भैरवी में तुमने जिस यानी इस गजल को कंपोज किया है फिल्म के लिए, इस पर
मैंने आज तक जितने राग भैरवी में धुनें बनाई है सबके सब तुम कुर्बान, तुम पर कुर्बान है जी। ये बड़ापन, ये जो बिल्कुल, बड़ापन बिल्कुल, कहते हैं ना, तो ये होता है। तो वहां से जो है ना मदन मोहन के दिन बदले और फिर वो चेतन आनंद के साथ काम करने लगे, और सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल जो किए हैं गजलों के लिए, खासतौर से गजलनुमा गीतों के लिए, वो राज खोसला जी। राज खोसला साहब के बड़े चहीते म्यूजिक डायरेक्टर थे, मेरा साथ रहा है राज खोसला साहब के पास कुछ अर्थ है। उनके लिए स्क्रिप्ट में उर्दू को जो करने के लिए होता था, मेरे एक दोस्त लेके जाके करवाए थे, और बड़े म्यूजिकल आदमी थे जी। कहते हैं कि राज कपूर साहब के बाद म्यूजिक सेंस अगर किसी और डायरेक्टर में था, गुरुदत्त का तो अपना अलग महत्व चाहिए। राज खोसला उन्हीं के तो असिस्टेंट हुआ करते थे ना, गुरुदत्त जी के। तो म्यूजिक के सेंस के मामले में राज कपूर साहब के बाद अगर किसी को सेंस है तो राज खोसला जी को है। और हकीकत ये भी है कि उनके राज खोसला साहब की कोई भी फिल्म देखी उठा के म्यूजिकली हिट मिलेगी, बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने उनको वो कौन थी में लिया, मेरा साया बनाए, कई वो मदन मोहन जी ने लता मंगेशकर जी का अपनी वही फिल्मी गजलों में जिस तरह से इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि किसी और म्यूजिक डायरेक्टर ने उस लेवल पे जाके उस पहराए में लता जी की आवाज का वैसा खूबसूरत इस्तेमाल किया। और कई धुनें ऐसी हैं कि मैं समझता हूं कि उनका जवाब देना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो कौन थी की भी कुछ चीजें थी, क्या कहने कि लग जा गले, उसका ही लग जा गले। अब ये जो लग जा गले है, ये बरसे रिमझिम रिमझिम, हाँ, मैं खास तौर से लग जा गले की बात करूंगा कि लग जा गले में भी जिस तरह की कंपोजिशन उन्होंने बनाई थी और लता जी ने जिस तरह से इसको, तो ये जो इस्तेमाल किया वो मतलब मैंने और सुना नहीं कि मतलब कोई लता जी के करीब तर भी अगर पहुंचा हो। बेशक, तो ये उनकी धुनों का कमाल था और ये लता जी का भी कमाल था। धुन में लता जी तो खैर अपने गले से जो है ना उसको क्रिएट की है, लेकिन धुन में जो सस्पेंस जो क्रिएट करना है ना, वो कैफियत गले नहीं। तो अगर ये सस्पेंस क्रिएट करने की जैसे आपने बात कही, तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है, हंसते जख्म। अरे क्या कहने था, वो उसमें रफी साहब की आवाज में एक गाना था ना, तुम जो मिल गए हो। अब उसके इंटरल्यूड में अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि कंपोजिशन की मशाकी, मदन साहब लगते ही नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मदन साहब लगते ही नहीं। बिल्कुल, बड़ी खास बात है जी, कि एक मतलब कहना चाहिए कि ऐसी मशाकी और ऐसा कमाल क्रिएशन का कि आपके इंटरल्यूड में उस म्यूजिक को सुन के ही अगर आप आंखें बंद करके सुने तो पूरा सीन आपके जहन में आ जाता है कि क्या हो रहा है। स्क्रीन प्ले की धुन है। तो ये जो चीज है, ये मदन साहब का एक ऐसा कमाल था कि वो लोग जो ये कहते थे कि बस ये गजलों के लिए ठीक है, वहां पे उन्हें मानना पड़ा। और इसकी पजीराई कुछ बाहर के भी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी, हॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कहा, उनको कॉम्प्लीमेंट्स दिए इस बारे में। क्या जैसा कि आपने कहा ना, जब आंख बंद करके अगर आप सुनेंगे तो वो नवीन निश्चल कार में जा रहे हैं, तूफानी रात और वो बारिश का यानी सीन, और उसमें जो है ना बिजलियों की कड़क वगैरह का जो इस्तेमाल म्यूजिक के जरिए किए हैं मदन साहब, जवाब नहीं है। आपने क्या बात कही है, वो मेरे जहन में नहीं आ रही थी। हालांकि वो गजलों के हवाले से लता जी का नाम इनके नाम के साथ ज्यादा आता है मदन जी के साथ, लेकिन अगर हम फिल्मी गजलों की बात करें तो मेल वर्जन्स में रफी साहब की भी आवाज का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, भरपूर इस्तेमाल किया है, भरपूर। वो मतलब कहना चाहिए कि ऐसे तो लगता है कि रफी साहब की आवाज में जो है न जाने कितने रंग थे। उन्होंने तकरीबन 250 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और हर म्यूजिक डायरेक्टर ने उनकी आवाज का अपने अंदाज में इस्तेमाल किया, और ये उन्हीं के अंदाज में अपनी आवाज को फुल भी कर लेते। वही मैं कह रहा हूं। तो अगर आप बरमंदा की धुनों को सुने, वही रफी साहब हैं, अंदाज अलग है। वहीं पे आप शंकर जयकिशन की धुनों को सुने तो अंदाज अलग है, रोशन जी या रवि जी की म्यूजिक को सुने तो अलग अंदाज है। वैसे ही अगर आप मदन साहब की कंपोजिशन को सुने, आवाज वही रफी साहब की है, लेकिन आप ये बता देंगे कि भाई ये जो आवाज है, ये जो कंपोजिशन है, ये मदन मोहन की है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और रफी साहब उसको अच्छा, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स का कहना ये है कि हम तो जिसमें खासतौर से जो है ना प्यारे लाल जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी है, वो कहते हैं कि साहब धुन दरअसल होती है एक स्ट्रक्चर। जैसे हम एक घर बनाते हैं ना, घर में एक स्ट्रक्चर होती है, इंटीरियर जो डेकोरेशन होता है वो सिंगर करता है, वो तो सिंगर करता है। और वो जो इंटीरियर डेकोरेशन रफी साहब करते थे, वो किसी और फनकार में जो है ना वो कैफियत नहीं मिलती थी, नहीं मिलती। ये बड़ी खास बात थी रफी साहब की। सही बात है। इसको हम दूसरे लफ्जों में जो आपने इंटीरियर डेकोरेशन की बात कही, उस फील्ड के हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन भी कहते हैं। इम्प्रोवाइजेशन भी कहते हैं। अब बिल्कुल रफी साहब का कोई भी गाना
ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि उसमें रफी साहब ने इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर आप मदन मोहन साहब की धुनों की बात करें, फिल्म गजल को आप ले लीजिए जी, गजल में जी, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसको और फिर इसी पे लता जी की आवाज में था नगमा और नूर की बारात किसे पेश करूं, और फिर एक बड़ा हिलेरियस सा भी था कि इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं। तो इवन अनपढ़ में भी आप चले जाइए, मोहन चोटी पर जो गाना पिक्चराइज किया गया, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो आप महसूस कर सकते हैं कि रफी साहब नहीं मोहन चोटी खुद गा रहे हैं। जी जी, तो ये रफी साहब की खास बात जी। और नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि अभी हमारी एक इंडस्ट्री की बड़ी मशहूर और खास गुलकारा जिन्होंने रफी साहब के साथ 900 से भी ज्यादा डुएट गीत गाए, वो कहती हैं कि रफी साहब इम्प्रोवाइजेशन करते ही नहीं थे। तो इस बात पे मैंने कहा कि अगर आप देखें तो एक ही फिल्म के 2 गाने इम्प्रोवाइजेशन की बात अगर देखें, अगर उन्हीं दोनों गानों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि वो गाना कहां से कहां पहुंच जाता है। और मदन मोहन साहब की तो खैर क्या बात करें, इनके अंदर जो है वो मैंने हमेशा इनकी म्यूजिक में, इनके कंपोजिशन में एक जो वकार होता है, हाँ, वो मैंने महसूस किया। बेशक। बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं कि जिनमें हालांकि रफी साहब की आवाज है, लेकिन आपको उनमें वो वेट, वो वकार वो नजर नहीं आता, बिल्कुल नहीं। लेकिन मदन साहब की धुनों में आपको वो वकार नजर आता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खास बात थी। देखिए, मैं रफी साहब के बारे में ओपन जी के जब हम एपिसोड किए थे, उसमें बताया था कि एक जो लचक देते थे आवाज में, वो कश्मीर की कली की बात आई थी, तारीफ करो, नहीं तारीफ करो, हाँ, तारीफ, तो वो चांद सा रोशन चेहरा जहां तक आने के बाद में तारीफ, ये जो तारीफ का जो झटका है, सुनते ही आप कह सकते हैं कि शम्मी कपूर। हाँ सही, तो ये कैसे रफी साहब में थी। मदन मोहन साहब के बारे में फिर हम आते हैं तो चेतनानंद जी का जो वो फिल्म हकीकत की हम जो बात कर रहे थे, हाँ, बिल्कुल। तो देखिए आप, फिल्म हकीकत में गाने जितने भी हैं वो तो अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अगर इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनेंगे तो आप ऐसे महसूस करेंगे कि आप रियल जो है ना वॉर फ्रंट पे हैं, वॉरफील्ड में है। बिल्कुल। तो ये कैफियत उसी वक्त पैदा होती है जो आदमी उस यानी स्क्रीन प्ले से वाकिफ हो, वहां के हालात से वाकिफ हो। तो ये चूंकि वहां के हालात से ये परफेक्शन नहीं आती, सही। तो वो जो इस्तेमाल किए हैं, और वो कई लोग इसकी यानी वो भी देते हैं, दलील भी देते हैं, हाँ, कि उसके बाद फिर ऐसी बैकग्राउंड म्यूजिक यानी वार फिर जो फिल्में आई हैं, प्लस एक तरफ तो आप देखिए कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इस तरह का एक, या रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इस तरह का गाना, और दूसरी तरफ जब वो सॉफ्टनेस पे आते हैं तो अगर आप दस्तक की बात करें, हाँ, मैं वहीं आ रहा था, जी मैं वहीं आ रहा था। कैसे करूं एक बात परों से हल्की हल्की, अब ये धुन, या कि अभी आपने बात कही हकीकत की, हकीकत में मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, क्या बात है साहब। या फिर उसी फिल्म में जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो, तो वो जो ये जो फीलिंग है, हाँ, वही मैं वही कह रहा हूँ कि इसके उसमें चले जा रहे हैं, अपने ख्यालात में चले जा रहे हैं, वो धुन उसकी अक्कासी कर रही है और वो आवाज उसको जो है ना पूरी जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात, आज के म्यूजिक को हम वहां पर कंपैरिजन क्या, वो कहाँ राजा वो तो उन्होंने तकरीबन अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 100 फिल्मों में म्यूजिक दिया था, जिसमें 25 फिल्में जो लगभग उनकी वो तो बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही, और अपने आखिरी अय्याम में मेरा ख्याल है कि बात है 1976 की, कि जब ये लैला मजनू तो जब वो कर रहे ये धुने बना के जो है ना, हाँ, उनका देहांत हो गया था। धुने बना के उन्होंने 10 गाने थे उसमें, 10 में से 7 गाने ऑलरेडी वो रिकॉर्ड कर चुके थे, 3 गाने जो रह गए थे बाद में, कुछ बैकग्राउंड, कुछ हिस्से बैकग्राउंड के, लेकिन उसको जो है ना असिस्ट हमारे प्यारेलाल जी ने किया था। तो आप देखिए वो उसके जो इंटरल्यूड्स हैं लैला मजनू के जो इंटरल्यूड्स है, उसमें प्यारेलाल जी अलग से छलकते हैं। हाँ, मैं वही कहने जा रहा था आपसे, क्योंकि अब वो वाकया मुझे याद आ गया कि जब इसी बीच में पहली बात तो ये हुई कि जब इन्होंने धुन बना ली तो उसके बाद में इन्होंने जब इंतखाब किया रफ़ी साहब का, तो ऋषि कपूर साहब
वो आड़े आए वो कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज तो शैलेंद्र सिंह की है और मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र सिंह को लिया जाए। तो वो एक टसल चली जिसमें कि मदन साहब ने साफ कह दिया कि ये जो मेरी धुनें हैं ये बहुत ही पावरफुल धुनें, उन्हें रफी साहब के सिवा कोई नहीं दूसरा अदा नहीं कर सकता। और हकीकत भी थी जी। तो फिर उसके बाद उनको उनके नॉलेज में लाए बिना एक गाना, पहले तो ये हुआ हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, और रिकॉर्डिंग के वक्त ही ये पता चल गया था कि ये गाना सुपर डुपर हिट होगा। फिर उसके बाद में दूसरा गाना जब रफी साहब का हुआ, ये दीवानी की जिद है, दीवाने की खातिरा, ये गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद जब ऋषि कपूर साहब ने सुना तो उनके चेहरे पे हैरत थी और उसके बाद वो खामोश हो गए। और उसके बाद फिर मजेदार बात ये हुई कि 7 गाने रिकॉर्ड जब हो गए, इनका इंतकाल हो गया, तो फिर एच.एस. रवेल साहब ने पहले राब्ता किया राजेश रोशन से कि मैं चाहता हूं कि जो बकिया काम है ये आप कंप्लीट करो। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई मदन मोहन साहब की चीजों में मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो फिर जयदेव साहब ने उस काम को पूरा किया। तो बाद में फिर उसमें रफी साहब का शायद एक रह गया था, एक या 2 गाना रह गया था उन 3 गानों में। तो पूछा गया कि भाई अगर आप चाहें तो अब आप अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं जयदेव साहब को, जयदेव साहब जी। तो फिर जो है वो ऋषि कपूर साहब ने कहा कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में खुद ऋषि कपूर ने ये कहा कि अगर भगवान की कोई आवाज होती तो मैं कहता हूं कि वो रफी साहब की आवाज होती। बाद में फिर उन्होंने बदलते रिश्ते में गाना बड़ा खूबसूरत था, वो ना रहे जिसके लिए हम थे बेकरार, वो उन्होंने अदा किया। फिर सरगम में बाकायदा फरमाइश करके उन्होंने गाने रखे। मदन मोहन साहब की कुछ धुनें ऐसी हैं, देखिए मदन मोहन साहब, फिल्म दस्तक की आपने अभी बात की, उसमें उसकी यानी वो गजल दस्तक की, हम हैं मताए कूचा वो बादा की, मजरूह साहब की गजल थी। तो मजरूह साहब ने खुद कहा कि भैया क्या कर रहे हैं वो, ये मेरी गजल को कौन सुनेगा, ये इसके अल्फाज के किस समझ में आएंगे। मदन साहब ने कहा कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आपकी गजल सुने मजबूर हो जाएंगे लोग, सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप देखना हो। और हकीकत में वो प्रूफ करके दिखाया मदन साहब। तो कई ऐसे वाकयात हैं। तो आज हम बातें कर रहे थे मदन मोहन जी की। वाकयात तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत का अहाता करना एक प्रोग्राम में इतने कम वक्त में तकरीबन नामुमकिन है। हम तो ये चाहते हैं कि और भी बातें करें उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी यादें, बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिनका जिक्र करना बड़ा जरूरी लगता है, लेकिन वक्त कहता है कि बस अब यहीं पे ख़त्म करें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, किसी और शख्सियत की बातें करेंगे, किसी और शख्सियत का जिक्र लेकर आएंगे। जब तक के लिए अपने मेहमान आरिफ रफ साहब को और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़।